ऑल राइट, अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर को। देखेंगे, मैंने बोला ये है 60s प्लस ये है हमारा 40s, क्योंकि स्मॉल सब यूनिट है तो छोटा तो बनाएंगे। अब बन क्या रहा है यहाँ पर 60 और 40 से 80s बन रहा है। ये स्मॉल सब यूनिट, ये इधर वाला लार्ज सब यूनिट मिलके फॉर्म हो रहा है। बट किसकी प्रेजेंस में फॉर्म हो रहा है? मैग्नीशियम की प्रेजेंस में फॉर्म हो रहा है। ठीक बात। तो मैग्नीशियम का भी एक कंसंट्रेशन, एक सांद्रता होती है जिसके आधार पर जो भी स्मॉल और लार्ज सब यूनिट एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब बात करते हैं सेम 70s के लिए। 70s राइबोसोम में हमें क्या दिखेगा? 50s प्लस 30s। मैग्नीशियम की उपस्थिति में क्या हो रहा है? 70s में ये मिल रहे हैं हमें, 70s राइबोसोम की तरह हमें मिल रहा है। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़। अब क्या देखेंगे हम, क्या ऑब्जर्व होगा हमको कि ये जो हमें 80s मिला था, इसी के साथ अगर एक और 80s कंबाइन हो जाता है, किसकी उपस्थिति में? अगर मैग्नीशियम को हम और ज़्यादा बढ़ा दें, मैग्नीशियम को अगर हम और ज़्यादा इंक्रीज कर दें तो हमें क्या मिल सकता है? 120s। सारे जुड़ जाएंगे एक दूसरे से और जुड़ते ही हमें क्या मिल जाएगा? 120s का राइबोसोम। दैट मीन्स मैग्नीशियम बाइंडिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 120s मिलना चाहिए था। 80 प्लस 80 इज 160, बट एक साथ मिलके क्योंकि ओवरलैप कर रहे हैं, दैट्स वाई 120s हमें मिला। तो मैग्नीशियम का रोल हमें क्लियर हुआ कि मैग्नीशियम की प्रेजेंस में डाइमर फॉर्म हो जाता है। ये हमारा डाइमर फॉर्म हो गया एंड यूनिट्स जो हैं वो कंबाइन इजीली कर सकते हैं। सेकेंडली हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए। EPA साइट प्रेजेंट होती है लार्जर सब यूनिट पे। सपोज मैंने अगर बात की, ये लार्जर सब यूनिट था, इस पे साइट्स 3 थी, E, P एंड A। बट जो मेरा स्मॉलर सब यूनिट होगा उस पे भी तो कुछ आके बाइंड करेगा। सपोज मैं इसे, आई थिंक विजिबल नहीं होगा, अब विजिबल होगा। जो हमारी स्मॉलर सब यूनिट है उस पर भी तो कुछ आके बाइंड करेगा। तो वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि स्मॉल सब यूनिट पे mRNA आके बाइंड करता है एंड लार्ज सब यूनिट पे tRNA, ट्रांसफर RNA आके बाइंड करता है। क्लोवर लीफ मॉडल जो कि इसका फेमस है। सो इस तरह से ट्रांसलेशन की प्रोसेस में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ट्रांसलेशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आप सब जानते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है। ठीक है, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया होती है, प्रोटीन का निर्माण होता है इसके द्वारा, इसलिए प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया हम इसे बोल सकते हैं। तो लार्ज सब यूनिट पर tRNA जुड़ता है, स्मॉल सब यूनिट पर mRNA जुड़ता। ठीक है, राइबोसोम्स को हम पॉलीसोम्स भी कह सकते हैं। ये चीज़ क्लियर है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देखते हैं, दैट इज, देखेंगे कई बार राइबोसोम्स जो होते हैं एक साथ यूनाइट भी कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है, ऊपर की साइड स्मॉल सब यूनिट, नीचे लार्ज, स्मॉल लार्ज, इस तरह से एक mRNA पे राइबोसोम पाई जा सकती है। ये राइबोसोम। अब ये जो राइबोसोम हैं जो कि एक mRNA पे पाए जाते हैं, देखेंगे ध्यान से,
ये यहाँ वाला जो है ये इनिशिएटर एंड हो सकता है जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशिएटर, और ये हो सकता है टर्मिनेटर एंड जहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं, रोक रहे हैं। इनिशिएटर, टर्मिनेटर, आई के बाद टी आता है तो इनिशिएटर, टर्मिनेटर जो स्टॉप करता है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये राइबोसोम्स क्या हो सकते हैं, रिसाइकल भी हो सकते हैं, यानी कि इनके स्मॉल यूनिट्स अलग हो सकते हैं एंड ऐसे ही इनके लार्ज यूनिट्स भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये स्मॉल यूनिट्स हो गए, ये लार्ज यूनिट्स हो गए, और इनकी रिसाइकलिंग भी हो सकती है। भाई ये डिसोसिएट तो हो सकते हैं बट ये रिसाइकल होके यूज़ नहीं आ रहे तो वापस से रिसाइकल होके ऊपर जा सकते हैं। तो अलग होने की प्रक्रिया को तो हम बोलते हैं डिसोसिएशन, अलग होना, और जुड़ने की, साथ मिलकर दोनों जुड़ जाएंगे तो जुड़ने की प्रक्रिया को हम बोल सकते हैं एसोसिएशन। जुड़कर ही तो आगे प्रक्रिया करेंगे। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो सकता है, और इसके साथ साथ राइबोसोम की रिसाइकलिंग भी हो सकती है, यानी कि सेम राइबोसोम अलग होकर वहीं पे ही साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में रहेगा और वापस से जुड़ सकता है, सेम राइबोसोम जा सकता है। इसी प्रक्रिया को हम बोल रहे हैं रिसाइकलिंग ऑफ राइबोसोम। आई होप सो ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, राइबोसोम, राइबोसोम विजिबल हो रहा है, अमीनो एसिड की चेन बनती जा रही है। ठीक है, दिख रही है अमीनो एसिड की यहाँ पर चेन। ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। स्मॉल सब यूनिट पे एमआरएनए जुड़ा हुआ है, लार्ज सब यूनिट पे आके जुड़ता है हमारा टीआरएनए। साइट रहती है ई, पी एंड ए। ठीक है, ए साइड से अंदर आएगा, ई साइड से बाहर चला जाएगा। राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बन रहा है, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है जो राइबोसोम की संरचना को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। अब एक और स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये रहा हमारा एक और स्ट्रक्चर, देखेंगे। ठीक है, अब एक लार्ज सब यूनिट है, एक स्मॉल सब यूनिट है, तो इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से प्रेजेंट रह सकती है। ये चीज़ यहाँ पर हमें दिखाई गई है। ठीक है, कि किस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रह सकते हैं। अब देखेंगे, चलो इसी स्ट्रक्चर पे हम यहाँ पे देख के बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, या फिर इस स्ट्रक्चर को हम पूरा अंदर ले आते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हमारा जो यूनिट है ये कैसा हो जाएगा, स्मॉल सब यूनिट। और जब स्मॉल सब यूनिट की इकाई की, उप इकाई की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या उपस्थित रहता है। ये रीजन जो अंदर की तरफ जा रहा है इसको हम बोलते हैं क्लेफ्ट। ठीक है, क्लेफ्ट भाग। ये जो ऊपर का रीजन है इसे हम बोलेंगे हेड भाग, शीर्ष भाग। ठीक बात है, हेड। ये जो भाग है इसे हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म भाग। तो प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म भाग। और नीचे का जो बेस है उसे हम बोलते हैं बेस भाग। ठीक है, तो ये संरचना जो है स्मॉल और लार्ज सब यूनिट की स्ट्रक्चर को यहाँ पे शो कर रही है। किस तरह से शो कर रही है ये आप देख रहे हैं। अब इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं कंबाइन करके दिखाऊं तो देखेंगे, अलग अलग कलर्स से बनाऊंगी।
तो आपको और अच्छे से विजुअलाइज हो जाएंगी चीज़ें। देखेंगे ये कौन सी सब यूनिट हो गई हमारी? स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, दूसरे कलर से बनाएंगे। कुछ इस तरह की सब यूनिट जिसमें 3 पार्ट्स बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। या तो ये आपको फ्रंट फेस से अगर आप देखेंगे तो आपको ये ऐसी दिखाई देगी फ्रंट फेस से, और अगर आप इसे साइड फेस से देखते हैं तो साइड फेस से आपको ये ऐसी दिखाई दे सकती है। ठीक है, साइड फेस से आपको ये ऐसी दिखाई दे सकती है, जिसमें हमें क्या दिखेगा? एक्चुअल में इस तरह का दिखेगा, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एंड ये बीच में से इस तरह से जा रहा है। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिख सकती है। थोड़ा सा नीचे करके आपको शो कर देती हूँ ये। ठीक है, तो साइड फेस इस तरह का हो सकता है एंड फ्रंट फेस हमें इस तरह का दिख सकता है। अब मार्क करना है अपन को तो स्ट्रक्चर्स को, तो ये हमारी हो गई लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट। ठीक है, लार्ज सब यूनिट के भी पार्ट्स हैं और स्मॉल सब यूनिट के भी पार्ट्स। क्या क्या पार्ट्स हैं देख लो एक बार। हेड, प्लेटफॉर्म, बेस आधार भाग। ठीक है, और बीच में जो भाग है जहाँ से डाइवर्जन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज क्लेफ्ट। ठीक है, वहीं इस भाग की बात करेंगे। बीच वाला जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस। ठीक है, बीच वाला भाग है इसलिए सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस। सेंट्रल में प्रेजेंट इसलिए सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये स्मॉल वाले भाग के अंदर अटैच हो जाता है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस। एक भाग इधर की तरफ उपस्थित रहेगा दैट इज रिज यानी कि उभार, एक भाग इधर की तरफ उपस्थित रहेगा जिसे हम बोलते हैं स्टॉक या फिर वृंत। इस तरह से लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स के पार्ट्स होते हैं और ये अलग अलग तरीके से उपस्थित रहते हैं। अब जब ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे तो कंबाइन किसकी प्रेजेंस में करेंगे? हमें पता है मैग्नीशियम की प्रेजेंस में ये जुड़ते हैं। मैग्नीशियम की सांद्रता की उपस्थिति में ये जुड़ जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट जब आप इनकी संरचना देखोगे तो आपको ऐसी मिलेगी। इस तरह से ये स्मॉल सब यूनिट, इधर से देखेंगे इधर से आ रहा है ये लार्ज सब यूनिट, ऐसे निकलता हुआ। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर जुड़ जाते हैं। स्मॉल सब यूनिट को थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। स्मॉल सब यूनिट छोटी होनी चाहिए। ये बन गया हमारा कंप्लीट राइबोसोम। ठीक बात है, इस तरह से राइबोसोम का निर्माण होता है। तो हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या क्या देखा, परा संरचना में हमने क्या क्या देखा कि किस तरह से इनमें विभिन्न भाग पाए जाते हैं, कैसे मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करते हैं, कैसे रिसाइकलिंग होती है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। ठीक है, तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये वाली स्लाइड हमने देख ही ली थी। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है, एक राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक, एक राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक। सबसे पहले ऊपर की तरफ हमें दे रखा है प्रोकैरियोटिक्स के बारे में, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम को देखेंगे। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 70S टाइप का होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार का
दिखता है 70s दो प्रकार के सब यूनिट से मिलकर बनता है, 50s एंड 30s। 30s हमेशा छोटा सब यूनिट, 50s हमेशा बड़ा सब यूनिट। सीधी सी बात है, इसके अंदर भी आरआरएनए उपस्थित रहता है, राइबोसोमल आरएनए उपस्थित रहता है, क्योंकि आरआरएनए जो है उसी से ही राइबोसोम बनेगा, इसीलिए हम इसे बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम के अंदर तो ये उपस्थित रहेगा ही रहेगा। तो जो 5s एंड 20s 23s सब यूनिट्स हैं, इन 50s दो सब यूनिट से मिलकर बन रहा है, एक सब यूनिट है 5s, एक सब यूनिट है 23s। वहीं 30s जो है एक सिंगल सब यूनिट 16s से मिलकर बनता है। प्रोटीन्स देख लेंगे। प्रोटीन्स जो हैं उनकी भी संख्या दोनों में डिफरेंट रहती है। जो स्मॉलर सब यूनिट है 30s, उसके अंदर प्रोटीन्स की संख्या कम है, ऑलमोस्ट 21 प्रोटीन्स के आसपास प्रोटीन्स पाए जाते हैं। वहीं जो लार्जर सब यूनिट है उसमें प्रोटीन्स की संख्या ज़्यादा है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 31 से 34 टाइप के प्रोटीन्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। देखिए लार्जर प्रोटीन्स जो हैं L1, L2, L3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि लार्जर सब यूनिट के हैं इसलिए L1, L2, L3, और जो स्मॉलर सब यूनिट के हैं वो S1, S2, S3 से हम डिनोट कर रहे हैं। तो इतने प्रोटीन्स इनमें हो सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली टोटल हम मान के चलते हैं 55s के आसपास प्रोटीन्स दोनों में मिलाकर हो सकते हैं। ठीक है, 21 और 34 भी बोलते हैं, 31 से 34 के बीच में यहाँ पर उपस्थित रह सकते हैं। अब देख ली बात हमने 23s एंड 5s एंड ऐसे ही इसमें 16s। तो ये तो बात हुई हमारे प्रोकैरियोटिक्स की। अब यूकैरियोटिक्स की बात करते हैं। यूकैरियोटिक्स में 80s का राइबोसोम पाया जाता है। 80s के राइबोसोम में अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है 60s, एक होता है 40s। 40s में केवल और केवल 18s, 40s में केवल और केवल 18s आरआरएनए प्रेजेंट रहता है, और जो 60s है उसमें विभिन्न प्रकार के प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5.8s, 5s एंड 28s, 5s एंड 5.8s एंड 28s, तीन टाइप के आरआरएनए प्रेजेंट रहते हैं। अगेन सेम बात करेंगे, L1, L2, L3 से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिकॉज लार्ज सब यूनिट के प्रोटीन्स हैं। वहीं नीचे वाले जो स्मॉल सब यूनिट के प्रोटीन्स हैं उन्हें हम S1, S2 एंड S3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके प्रोटीन्स ऑलमोस्ट 50 के आसपास हो सकते हैं, इसके प्रोटीन्स ऑलमोस्ट 33 के आसपास हो सकते हैं। वहीं आरआरएनए 28s, 5s एंड 18s टाइप का हो सकता है। अब जनरली प्रोटीन की रेंज में आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। कई बार यूकैरियोटिक में कई जगह पे 30 एंड 40 प्रोटीन्स के थ्रू भी एक्सप्लेन किया गया है कि 60s वाले सब यूनिट में 40 प्रोटीन्स होते हैं एंड इस सब यूनिट में ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 30 प्रोटीन्स होते हैं। तो मेन हमें याद करने वाली चीज़ है आरआरएनए किस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। आई थिंक आरआरएनए का डिस्ट्रीब्यूशन एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके थ्रू हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो टीआरएनए भी इन्वॉल्व रहता है, एमआरएनए भी इन्वॉल्व रहता है और आरआरएनए भी इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, जो कि इनके अंदर प्रेजेंट है, राइबोसोम के अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज आरआरएनए। तो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे तीनों टाइप्स के आरएनए जो होते हैं, आर, एम एंड टी, तीनों टाइप्स के आरएनएज आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ऑलराइट, तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के डिफरेंसेस, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे कोर्स का। और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक
जो भी राइबोसोम्स हैं उनके जब हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हम यहाँ पे आरआरएनए के डिफरेंस को भी क्लैरिफाई कर लेंगे कि आरआरएनए भी किस तरह से डिफरेंट होता है। तो ये वाला जो चार्ट हमने अभी स्टडी किया वो हमारे डिफरेंसेस में भी काम आएगा, डिफरेंसेस में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके क्लास, थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी।